हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं जिस पर आपके मूल विधिक क्वेश्चन, संविधान क्वेश्चन, जीके जीएस के यहाँ पे आप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ वीडियो के अंत में 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको ऐड कर देते हैं जो कि आपकी मूल विधि के स्पेशल आपके होते हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके करा रहे हैं। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं इसी तरह धीरे धीरे करके, ठीक है ना। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। आवाज़ आ रही है सभी के पास? चलिए, आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न आपका दिया है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शिवी के थे, शाक के थे, सौरसेना के थे या आपका सवारा के थे? कहाँ के जवाब थे? तो यहाँ पर जवाब कह रहे हैं बी नंबर। सबका जवाब बी आया है। कह रहे हैं इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका होगा, कह रहे हैं ऑप्शन बी। बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? बी। आपके शाक के कुल से थे। कहाँ से थे? आपके शाक के गणराज्य के निवासी थे, ठीक है। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है? चलिए भाई, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या आपका इलाहाबाद में? सही जवाब कौन हो जाएगा? तो चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा है, कह रहे हैं फतेहपुर सीकरी, और कुछ लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पर सिकंदरा। चलिए, यहाँ पर नंबर डालिए भाई, नंबर डालिए तो हमें बोलेंगे कि नहीं आपका जवाब कौन सा सही है। नहीं तो ऐसे तुक्का मारने से मतलब कुछ नहीं निकलेगा, है ना। नंबर डालिएगा। चलिए, यहाँ पर जो आपका दे रहे हैं, कह रहे हैं 42 का बी होगा। देखो, अकबर दिया भैया, अकबर दिया है दिल्ली। आप लोग कहां पहुंच रहे हैं भैया? अकबर का मकबरा है आपके सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन ए होगा, सिकंदरा में है, आगरा, ठीक है। आगरा में ही पड़ता है सिकंदरा, कुछ दूर पर आपका स्थित है, ठीक है ना। और इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू कराया था, लेकिन बीच में अकबर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके पुत्र ने, जो आपके पुत्र कौन थे? जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया था, ठीक है ना। और यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन कला का अनुष्ठ उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा मुगल शासक था जिसका मकबरा आपके हिंदू शैली और इस्लामिक शैली, बौद्ध और जैन कला का अनूठा उदाहरण है, याद रखिएगा। यहां पर जवाब हो जाएगा अकबर का, ठीक है। हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन सभी से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? यहां पर दिया विवेकानंद, दूसरे दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा दिया गया राजा राम मोहन राय, और चौथे दिए गए हैं यहां पर सुधींद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि सभी का जवाब आ चुका है, राजा राम मोहन राय। ये बिल्कुल आपको रटा होगा और जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए, यहाँ पर 1905, 1931, 1947 या 1942? चलिए, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जवाब यहाँ पर 1931। भाई किसी को कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, दिखाई दे देगा, क्योंकि सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, जो कि आपका जवाब आया है कब? तो ऑप्शन आया है बी नंबर, कह रहे हैं 1931 आपका जवाब हो जाएगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर आपसे डेट पूछ ले, कभी अगर आपसे डेट पूछे तो आपको डेट भी याद रखना है, 5 मार्च। कब? तो आपके 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जो कि गांधी इरविन समझौता का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ये कह सकते हैं इसके बारे में आपका था, ठीक है। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि कौन से संविधान से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व आपके अपनाए गए हैं? आपके भारत में जो आपके नीति निर्देशक तत्व आपके हैं या आपके लिए गए हैं, वो किस देश से लिए गए हैं, कहां से उधार लिए गए हैं? चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन सी होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरिश, मतलब कह सकते हैं कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। याद रहेगा, आपका जवाब यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, मतलब आपके जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके हैं जो लिखे गए हैं। कितने मौलिक अधिकार आपके हैं? आपके संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, आपके 8 हैं? चलिए, कोई जवाब देगा? यहाँ पर 46 का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? चलिए, यहाँ पर 46 को ऑप्शन अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, है ना, उल्लिखित हैं। तो जवाब यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके 6 आपके हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? तो आपके 6 हैं। जो 7वां आपका था मौलिक अधिकार, उसे कहाँ कहाँ रखा गया है?
अगर हम बोले कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे कहां कहां पर रखा गया था, तो याद रखिए आर्टिकल जो आपका 31 है वहां पर आपकी संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। आर्टिकल जो आपका 21 था यहां पर भी रखा गया था, और आर्टिकल जो आपका 19 है स्वतंत्रता के अधिकार में, उसमें भी आपको रखा गया था आपकी किसके, तो आपकी कह सकते हैं संपत्ति के अधिकार को। लेकिन यहां से अब हटा दिया गया है, रखा आप कहां मिलेगा, तो आपको 300 के का में आपको मिला गया है, जो कि एक आप क्या हो गया है, एक कानूनी आपका हो गया है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति जो आपके हैं, भारत के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो आपके क्या होते हैं, देश के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, देश और राज्य के प्रमुख होते हैं, या संसद पार्लियामेंट के प्रमुख होते हैं। चलिए 47 को ऑप्शन देना है, और इसका राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए देश के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, भारत के देश के जो आपके हैं, पहला नंबर आपका जवाब हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन डी मत लगाइएगा, इसका ऑप्शन देना है नंबर, ये देश के प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रमुख होता है ना। बोला गया होगा कि राष्ट्रपति देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ये वर्ड याद रखना, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, श्रद्धता का प्रतीक होता है। और भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया लोकसभा भारत की सदन का, यहां पर कह सकते हैं क्या होता है, निचला सदन होता है, या कह सकते हैं उच्च सदन होता है। क्या जवाब बनेगा, तो देखो लोकसभा जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं क्या, तो आपकी निचली सदन। मतलब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर, ये निचला सदन होता है। क्या होता है, निचला सदन होता है। वहीं पर जो आपकी जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, वहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि राज्यसभा है तो राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना। जवाब आपका यहां पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। यहां पर 49 का जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए 49 का जवाब दिया गया है, तो यहां पर कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं कि राइट आंसर आपका बी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। वैसे देखा जाए तो आपको हमने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसको समय जो लगता है कितना लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड तक आपको ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है आपको 20 तक आपको मिल जाएगा, तो 16 से 20 सेकंड जो भी आपको मिल जाए उसी को आपको लॉक करना है, ऑप्शन के एवब जो भी होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन मिल जाए 1.8.16 तो आप इसी को पहले सही करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत। और निचली परत की अगर हम आपसे बात करें तो आपको भी पता है कि आपके ये सौरमंडल, मतलब आपका ये वायुमंडल है, इसमें से आपकी 5 परतें आपकी होती हैं, और इन 5 परतों में सबसे निचली परत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। जैसे कि आपका क्या होता है, बिजली गरजती है, बारिश होती है, या ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये सभी जो होते हैं कहाँ होते हैं, तो आपके क्षोभ मंडल में ही होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना। अगर आपसे बोले कि ओजोन परत कहाँ होती है, तो ओजोन परत होती है आपकी कहां पर, तो आपकी समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में। और अगर हम आपसे बात करें ओजोन, तो आपका O3 होती है। ठीक है ना, याद रहेगा। और सबसे ऊपर वाला होता है बहिर्मंडल, याद रहेगा। चलिए अगर हम आपसे बात करें कि ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, जो ओजोन परत होती है उसको कैसे मापते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम बोलें कि ओजोन परत को मापने के लिए इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन इसकी आपकी इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहे बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था, बड़े वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ था, तो यहां पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका 1969। जवाब बिल्कुल सही है, यहां पर जवाब बिल्कुल सही है, 1969 को हुए थे, 1969 को। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगर हम आपसे बहुत बात करें कि ये कब डेट अगर बात करें तो डेट है आपका 17 जुलाई। क्या, तो आपको याद रखिए, डेट भी याद रखिए, 17 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था। वहीं पर आपके ऐड किए गए थे 6 बैंक और आपके आए थे, है ना। ये 6 बैंक कब आए थे, तो आपकी 1980 में। कब आए थे, 1980 में। और डेट अगर पूछे तो डेट देना है 15 अप्रैल 1980 को द्वितीय चरण में 6 बैंकों का और भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एटीएम का विस्तार रूप क्या होता है, एटीएम का विस्तार रूप इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए एटीएम क्या मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड। क्या होता है भाई, यहां पर 52 का ऑप्शन आपका बन रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। कुल मिला के देखा जाए तो इसका जो नियंत्रण होता है कंप्यूटरीकृत आपके उपकरण के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका है, बॉक्साइट जो आपका अयस्क है वो किसका अयस्क है, यहां पर देना है
चलिए जवाब आ रहे हैं कह रही इसका राइट आंसर आपका ये बनेगा। बिल्कुल सही है कि बॉक्साइट जो अयस्क है वो आपके एल्यूमिनियम का है। ये बहुत ही आपका एमपी है, आपके रेलवे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो हमेशा आपको बॉक्साइट के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट जो आपका कह सकते हैं अयस्क है किसका, तो आपके एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। और यह विश्व में देखा जाए एल्यूमिनियम का एक सबसे बड़ा स्रोत आपका यही होता है। आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके प्रयोगशाला में सबसे पहले खोजा गया जो कार्बनिक तत्व था वो आपकी यूरिया ही थी, ठीक है, यूरिया ही थी, जिसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपके यहाँ पर NH2 और वोल्टाइज आपका CO। इसका राइट आंसर आपका जाए कौन सा, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक रासायनिक उर्वरक है। फसल में आपको पता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन को मिलाते हैं, जहां पर आपकी कितने परसेंट होती है, तो याद रखिए 46% नाइट्रोजन आपकी होती है जो आपकी खादी होती है, ठीक है ना। और आगे आते हैं, जो अभी देखो हमने एक पॉइंट बता दिया था पहले ही कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक आपका यौगिक कौन था, तो आपका कह सकते हैं यूरिया ही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका इनमें से बताइए किसकी होती है। चलिए तो यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब यहां पर आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहां पर आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसकी जो आपकी कह सकते हैं कि कोशिका होती है वो आपकी सबसे बड़ी होती है। वहीं पर अगर बात करें सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है गैलीसेप्टिकम, ठीक है, क्या होती है, गैलीसेप्टिकम की होती है सबसे छोटी, सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। आपके बॉडी में दिन भर आप खाते रहते हो, कहीं पानी पीते हो, कहीं दारू पीते हो, कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं जूस पीते हो, कहीं बर्गर खाते हो, कहीं डोसा खाते हो, कहीं चिली खाते हो, मतलब सब खाते हो। तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के माध्यम से जो खराब तत्व होते हैं वो आपकी बॉडी से निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताइए कहाँ से आपके निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका गुर्दा हो गया, कलेजा हो गया, फेफड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर प्लीहा कह सकते हैं उत्सर्जन अंग आपका नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का जो विषाणु होता है वो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है किसे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त में जो टी कोशिका होती हैं, क्या होती हैं, रक्त में जो आपकी टी कोशिका उपस्थित होती हैं इन्हीं को प्रभावित करते हैं। और इस रोग से ग्रसित जो आपका व्यक्ति होता है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो समाप्त होती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जैसे आप खेत में कार्य कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 फुट खोदता चला गया, माटी से हो गया, मतलब आप जल्दी थक जाना, और ये धीरे धीरे क्या होती है आपके पूरी तरीके से ये नष्ट हो जाता है। एट लिस्ट में क्या होता है कि वो किसी काम का नहीं बचता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की है। अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है भाई, तो याद रखिए एक पौधा है। क्या है भाई, एक प्रकार का पौधा है जिसे हम लोग बोलेंगे घास। क्या बोल देंगे, घास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक प्रकार का पौधा कह सकते हैं घास है। कहां पर पाया जाता है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर पाया जाता है, तो आप सॉरी दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया के लूसन घास के मैदान में आपके पाए जाते हैं। और पूरे विश्व में देखा जाए तो इसका प्रयोग जो आपका होता है वो आपके चारे के लिए होता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अल्फा अल्फा एक प्रकार का क्या है, तो आपके घास के मैदान है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, घास। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, एक जीबी के बराबर कितने केबी होता है। अगर हम आपसे बोले कि आपके पास जो डाटा है वो आपका कितना है, 1 जीबी है ना। अगर हम आपसे बोले कि इसे आपको तोड़ना है किसमें, तो आपके केबी में तोड़ना है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे कि हमारा इतना डाटा आपको खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग यही कह सकते हैं ना, यहाँ पर तो यही कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1024, ये क्या हो गई, ये आपकी एमबी हो गई, है ना, एमबी हो गई ना। और इसे तोड़िए तो आपका यहाँ पर केबी बन जाएगा, कब, जब यहाँ पर 1024 करोगे। इसका मतलब है कि आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है, जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा है, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, 60 को देना है जवाब। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है। आपके ओडिशा में, कहां पर है, तो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, ओडिशा में है। और अगर हम बात करें, ओडिशा में एक जिला पड़ता है, कभी कभी जिला भी पूछ लेता है, मयूरभंज जिला। कौन है आपका, मयूरभंज जिला आपका है, मयूरभंज जिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जिले में आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है आपसे डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है डेजर्ट फेस्टिवल, मतलब एक प्रकार क्या है, फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार, है ना। और ये राजस्थान के जैसलमेर में, कहां पर, राजस्थान के जैसलमेर में हर वर्ष, मतलब प्रकृति पर वर्ष जो आपका होता है वो आपके 3 दिन चलता है। कब, तो आपके जनवरी में लगता है, और जनवरी में नहीं लगता है तो लास्ट में यहाँ पर कह सकते हैं कि जनवरी और फरवरी, मतलब कह सकते हैं कि लास्ट या तो जनवरी या तो फरवरी में लगता है, जो कि आपके 3 दिनों का आपका ये त्योहार रहता है, ठीक है ना। और ये कैसा है, ये सांस्कृतिक उत्सव है, वहां के कल्चर को बताता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसलमेर। अगला दिया है, घुमरा का प्रमुख लोक नृत्य, घुमरा, घुमरा कहां का भाई,
तो घुमरा कहां पर है, यहां पर देखा जाए उड़ीसा दिया, आंध्र प्रदेश दिया, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। याद रखिए घुमरा यहां पर बनेगा आपका ए नंबर, आपके उड़ीसा। ठीक है, कहां का है, तो आपके उड़ीसा में एक जिला पड़ता है कालाहाड़ी। कहां पर पड़ता है, कालाहाड़ी। कालाहाड़ी एक जिला है, यहां पर आपका है जो कि आपका घुमरा आपके यहाँ पर डांस होता है। देखो यहाँ पर घुमरा दिया है, क्या दिया है, घुमरा दिया है ना। यह घुमरा कह सकते हैं एक पहनावा की एक शैली है ना, जो पहनते नहीं है घूम घूम, तो आपके पहनावा की शैली है जो कि आपके लोक नृत्य वाले करते हैं, जो आपके जनजाति लोग होते हैं ना, जनजाति वही लोक नृत्य करते हैं। आगे आते हैं, प्रस्ताव सवाल पूछा गया है, भ्रष्टाचार के आरोपों की विवेचना का अधिकार निम्न से किसको दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों की विवेचना का जो अधिकार दिया गया है वो किनको यहां पर कहा गया है, निम्न से किनको है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की विवेचना कौन कर सकता है, विवेचना कौन कर सकता है, और ये जो आपका अधिकार है राजपत्रित अधिकारी, किसे बोलेंगे, राजपत्रित अधिकारी। जो कि यहां पर हम बात करें कि आपका जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बनाया गया था 1988 में, कब बनाया गया था, 1988 में आपको बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे आते हैं, प्रस्ताव अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। बताइए भाई, सबसे छोटा दिया गया है वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद या गाजीपुर। जवाब कौन सा बनेगा, तो देखो आपका सबसे छोटा आपके यहाँ पर हापुड़ है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ऐसे होता है ऑप्शन तो वाराणसी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा था। ठीक है ना, जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा वाराणसी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, हर जगह मिलता है देखने को। आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में किस चीज की होती है, किस चीज की होती है, लॉक करिए जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और आपके मसाले। तो भाई आप लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, आप लोग क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं, है ना, मतलब खाद्यान्न की होती है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा खाद्यान्न का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में आपका होता है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर 420 तक का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो याद रखिए धारा 415 से 420 का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो ये है धोखाधड़ी से। किससे है, धोखाधड़ी से होता है। मान लीजिए छलकपट हो गया या बेईमानी पूर्वक आपका हो गया, किसी की संपत्ति को आप अपना लेते हैं, किसी की संपत्ति को बेवकूफ बना के आप अर्जित कर लेते हैं, है ना, तो ऐसी चीज होती हैं, वहां पर धारा 415 से लेकर 420 तक का संबंध है आपके धोखाधड़ी से। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद से पूछा गया है, यहां पर एक दिया गया है जो आपका अधिनियम है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो कि आपका दिया गया है 2006। क्या दिया गया है, 2006 दिया गया है। यहां पर इस प्रकार से आपके यहां पर दिए गए हैं, है ना। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्क प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्य की एक अज्ञाप्ति प्राप्त की सकती है। ये जो पॉइंट है आपका, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, कितने, तो आपके यहाँ पर 3 वर्षों के भीतर। अगला दिया गया है यहाँ पर जो दिया गया क्यू नंबर, तो भाई क्यू वाला जो आपका है ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये इसका ऑप्शन डी होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा पी, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, जिसका आंसर आपका पी है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पर एक यातायात का चिन्ह बना है, हमने इसका पर्सनल वीडियो बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर एक यातायात जो आपका दिया गया है, एक चैप्टर भी आपका है ना, एक चैप्टर भी आपको दिया है जो कि वर्तमान में चल भी रहा है ना, जो कि आपको यहाँ पर देखते हैं, अभी आप मिलेंगे भी, क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे अभी। तो यहाँ पर जो आपका दिया है चिन्ह, बताइए किसका है ये चिन्ह जो आपका दिया गया है, ये चिन्ह जो आपका है किसका चिन्ह दिया गया है, बताइए भाई। यहाँ पर 68 वाले में जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। तो कह रहा है आगे कंपन पट्टी है, तो भाई ये बताइए रास्ते में क्या कंपन होता रहता है क्या, हमेशा नहीं होता है ना, तो ये तो आपका नहीं बन जाएगा। दूसरा दिया है आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जवाब ये सही है, आगे ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर क्या है, रास्ता है। जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन को समझिएगा। ये आंदोलन जो हुआ था कौन सा था, तो हमको आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका जवाब जो होगा डी होगा। मतलब यहाँ पर सागवान बागान के लिए आंदोलन हुआ था। यहाँ पर आपको भरना है क्या, सागवान। अब इसे पढ़ लीजिए तो कुछ याद हो जाएगा कि 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। कब, तो 1980 के समय बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के साथ सागौन उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका किसके विरुद्ध, तो सागवान बागान के विरुद्ध किया था। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये इसलिए भर के बता दिया ताकि आपको याद हो जाए परिभाषा जैसी। ठीक है, जैसे 70 नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो 70 नंबर यहाँ पर देखो दिया गया है, तो यहाँ पर सूचना का अधिकार, जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राकृतिक निकाय के रूप में स्थापना की गई है। तो यहाँ पर जो आपका स्थापना की गई है वो आपकी सूचना, क्योंकि यहाँ पर सूचना है तो सूचना तो होगा ना, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। और इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करना जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना
प्रार्थना जमा नहीं कर पाते हैं, है ना, उनके लिए है केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी वह श्रेणी है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, बताइए कौन सा यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। ये क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था, कल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि नहीं मिला था। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया जाता है। इस अच्छा, ये कौन सा वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य, अच्छा यहाँ पर देखो नहीं लगा है ना, नहीं लगा है ना। देखो स्मारकों की सुरक्षा करना, स्मारकों की सुरक्षा करना आर्टिकल आपका 49 है। पर्यावरण जो आपका दिया है वो आपका किसमें है, तो आपके 48 में है ना। आर्थिक और समाजवादी ये जो आपको बोला गया है वो आर्टिकल 38 में दिया गया है। लेकिन अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो आपका आर्टिकल 51 है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके 3 आपके दिए हैं वो आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, लेकिन ये जो आपका दिया है यह नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। बताइए यहाँ पर राज्य सूची अर्थात राज्य सूची क्या करती है, कानून बना सकती है। ऐसा कौन सा यहाँ पर जो राज्य सूची यहाँ पर कानून बना सकती है, तो आपका जवाब कौन सा बनेगा। यहाँ पर सही जवाब, यहाँ पर अगर हम बोलें तो आपका जवाब सी हो जाएगा, कृषि आय पर कर। कृषि आय पर जो कर है वो आपकी कौन कर सकती है, तो आपकी राज्य सूची एक कानून बना सकती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए स्टडी सेंटर मनोज स्टडी सेंटर जी, गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने सुना होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात जिसे बोलते हैं हम लोग कैग, क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपका होते हैं किससे जुड़े होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं आपके राष्ट्रपति। यहाँ पर जवाब जो है डी, कि भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। और भारतीय संविधान में 149 जो आपका है वो आपके नियंत्रक, 148 में भी आपका है, तो आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको बोला गया है। ठीक है, लेखा जोखा के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत द्वारा विकसित सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच का जो वजन है वो आपका कितना है। चलिए यहाँ सर मेरा कमेंट कभी नहीं दिखते, रिंकी गुप्ता जी। चलिए आज देख लिए, खुश हो गए। चलिए तो यहाँ पर जवाब दीजिए, भाभा कवच का जो वजन है वो आपको बताइए यहाँ पर कितना है। चलिए 80 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिए 9.2 किलोग्राम है। कितना है, 9.2 किलोग्राम का है। ठीक है ना। वैसे देखा जाए जो सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं उनका वजन लगभग 17 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 17 किलोग्राम। लेकिन ये सबसे हल्की है जिसका वजन है 9.2 किलोग्राम आपका है, जो कि भाभा कवच आपका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट हुआ। अब आपके मूल विधि के जो कि आपका चैप्टर था, चैप्टर आपका जो चल रहा था कौन सा, 5वें नंबर आपको चल रहा था, है ना। 5वें नंबर का आपका चैप्टर था आपकी मूल विधि का मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम चल रहा था। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया इसके पहले। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। बताइए भाई कितने उम्र होनी चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए यहाँ पर वाहन चलाने के लिए। यहाँ पर देखो इसमें पूछा शैक्षिक योग्यता पूछा है ना। तो यहाँ पर बताइए कक्षा 4 पास हो, कक्षा 5 पास हो, या कक्षा 8 पास हो, या यहाँ पर कक्षा 10 पास हो, क्या होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ये बताइए कितना भी कितना होगा, वो 4 पास तो होगा ही। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, कक्षा 4 पास। कक्षा 4 पास अगर हो तो वो गाड़ी चला सकता है। उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल सकते हैं। उसके लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, निवास के प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र आपका होगा जिसमें से आपको आय प्रमाण पत्र मिलेगा, स्कूल के या तो राशन कार्ड मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2015 जो आपका आया, देखो यहाँ पर इसके पहले का अधिनियम आया था कब, इसके पहले आपका अधिनियम आया था जो कि आपकी 1988 में, है ना, 1988 में आया था। लेकिन ये 2015 में संशोधन हुआ, और ये संशोधन वाला जो आपका लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 7 जनवरी 2015 से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो आपका संशोधन हुआ ये यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित जो प्रावधान है, देखो क्या दिया गया है,
लाइसेंस से संबंधी जो आवश्यकता है, क्या है, लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित जो प्रावधान है ये किस धारा में किया गया है, तो ये किस धारा में किया गया है, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी, धारा 3 में प्रावधान किया गया है लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस नवीकरण होता है। देखो आप देखा होगा कि जो लाइसेंस होता है ऐसा नहीं होता है कि एक बार उसे कर दीजिए हमेशा के लिए हो, ऐसा तो नहीं होता है, उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। और नवीनीकरण कराना जो आपका होता है वो किस धारा में होता है, तो ये धारा होती है 15, धारा 15 के तहत आपकी नवीनीकरण आपका होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे देखो इसलिए कठिन लग रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, और एक बार पढ़ लेंगे दोबारा हम जब पढ़ाएंगे तो आपको सरल लगेंगे, दोबारा जब पढ़ाएंगे तो आपको सरल लगेंगे, पहली बार आपको कठिन लगेंगे ही क्योंकि हिंदी तो है नहीं है ना। चलिए, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी प्रावधान है। किसी का भी लाइसेंस अगर रद्द करना है, इसका जो प्रावधान है वो किस प्रकार से रद्द किया जाएगा, इनके बारे में जो डिटेल दिया गया है ये दिया गया है धारा 16 में। ठीक है, धारा 16 में देखो 15 में क्या था, नवीकरण था, और 16 में क्या दिया है, रद्द करना दिया गया है। ठीक है, क्रम से आपका है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध है। अगर आप केंद्र सरकार से संबंधित आप यहां पर चलाते हैं, आप देते हैं ऑल इंडिया परमिट ऐसे होते हैं ना, तो यहां पर केंद्र सरकार से संबंधित अगर वाहन चलाते हैं तो इसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध किया गया है वो किसमें किया गया है, तो ये किया गया आपकी किसमें, तो 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ये आपके 18 में किया गया है। किसमें किया गया है, 18 में किया गया है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धारा 18 में किया गया है, जो केंद्र सरकार से संबंधित आप वाहन चलाते हैं उसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आगे आते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए तो आपको फायदा रहेगा, नहीं क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे लाइसेंस जारी करने वाली प्राधिकरण या संस्था द्वारा किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंस धारक, देखो आपके जो लाइसेंस बने हैं और उन लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है किस शर्त पर, ये दिए गए हैं। पहला दिया है कह रहा आपसे आदतन आदि या आदतन पीने वाला, ठीक है, फिर कह रहा ड्रग लेने वाला आपका आदि है, ऐसे वाले हैं तो भी आपका यहाँ पर रद्द हो जाएगा। तीसरा है मोटर वाहन का आपराधिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया, मतलब उस चीज का प्रयोग आपने किसमें किया, आपने किया किसी गैर काम में जिसका जरूरत नहीं है ना, अपराध के लिए। तीसरा उसका गाड़ी चलाना पूर्व में जनता के लिए हानिकारक हो, है ना, आप रास्ते से जा रहे हो, किसी की टांग चढ़ा दिया, किसी की पैर चढ़ा दिया, जैसे सलमान खान वाला केस था, ठीक है ना। और फिर दिया गया है उपयुक्त सभी कारण, मतलब इन सभी कारण से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन पर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहे यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण से मना करती है तो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है। याद रखिएगा, अगर आपकी एज पूरी है ना, और आपके सर्टिफिकेट पूरे हैं, आपके जन्म प्रमाण मतलब कह सकते हैं कि आपका एड्रेस सब कुछ सही है, फिर भी अगर मना करता है कोई भी अधिकारी तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर अपील कर सकते हैं। और कितने दिन के भीतर, यहां पर आपका 16 का ऑप्शन आपका बन जाएगा, यहां पर बी 30 दिन के भीतर। याद रखिए कि यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीकरण से मना करती है तो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है आपके 15 दिन के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिला पूछा गया है, जो कि आपसे क्वेश्चन दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस प्राधिकारी के लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण करने के लिए मना करने पर अपील का प्रावधान है। देखो अभी वही बात हुई ना, तो अगर वो मना कर रहा है, अगर आपको बनवाना है तो ये अपील जो की जा सकती है वो कहां पर की जा सकती है, ये जो की जाएगी अपील कहां पर की जाएगी, तो ये अपील जो आपकी की जाएगी, याद रखिएगा, ये की जाएगी लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के उच्च स्तर पर, जो अभी आपको मिला था उच्च स्तर में। ठीक है, जवाब यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण का जो प्रावधान है, वाहन के जो पंजीकरण आपके होते हैं इसका जो प्रावधान किया गया है ये किस पर किया गया है, तो ये किया गया है धारा 39 में। धारा 39 में यहाँ पर आपके वाहन के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। आगे आते हैं, प्रसाद सिला पूछा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण का उपबंध है। देखो दो प्रकार से होते हैं, एक स्थायी भी होता है, एक अस्थायी होता है। जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप इसको दिखा दीजिएगा, कोई पकड़ेगा नहीं। वही चीज आपका दिया है कि अस्थायी पंजीकरण जो उपबंध है वो किस धारा में है, ये जो आपको बताया गया है ये आपके धारा 43 में आपको दिया गया है। ठीक है, धारा 43 में आपकी है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ना आपका ए नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन के स्वामित्व का अंतरण किए जाने का प्रावधान है। मोटर वाहन के स्वामित्व का अंतरण किए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है किसमें, तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन आपका डी, धारा 50 में। किसमें है, धारा 50 के अंतर्गत आपका है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं
कि हाँ 47 आपका 47 में क्या होता है, दूसरे राज्य को ले जाना है ना। जैसे आपको 47 में क्या होता है, अगर दूसरे राज्य को ले जाने पर आपको नया रजिस्ट्रेशन आपका चिन्ह आपको होना चाहिए, ये इसमें आपका है। ठीक है, चलिए इसका जवाब आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। हाँ बस भाई इतना ही पूछा गया था और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो आपके क्वेश्चन हमने लिए थे, तो लगभग आपसे 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको ले लिए थे।